बात ये जिस तरह अभी से बहुत असली साहब बात करते हैं, बाकी लोगों ने बात की, मैं बात करूंगा एक पब्लिक के लिहाज से कि पब्लिक की 6 सितंबर को और उस जंग में कैफियत क्या थी। जी जी मेरी उम्र उस वक्त अफजल यूपी से 7 वर्ष की थी और मैं दूसरी जमात का तालिब इल्म था। जी जी हमारी रिहाइश यहाँ पे इच्छा में पीजराजी रोड पे थी और एक तरफ मकान थे, अगली तरफ फसलें थी। और मैं आपको वो वाकया मैं आज तक नहीं भूलता कि मेरे वालिद साहब उन्होंने डंडा घर से उठाया, एक छोटा सा बैट मुझे पकड़ाया। हिसाब लगाइए, मैं जब ये करता हूँ ना बात तो मेरे आवाज बदल जाती है, मेरे आंसू आता है मेरी आंखों में जब कभी इस तरह की हो। बड़ी मुश्किल से मैंने काबू पाया। महसूस करना, जो महसूस कर सकता है वो सब कुछ समझ सकता है सर। हाँ, वो क्या कैफियत होगी कि एक बाप जिसका एक बड़ा बेटा जो है वो 7 साल का है तकरीबन और छोटा बेटा तकरीबन 3 माह है, वो अपने बेटे को साथ लेके और फसलों में इसलिए लोगों के साथ जा रहा है कि वहां पे अफवाह ये फैली है कि भारतीय छाता बाजार बाहर होता रहे। सही कह और रहे हैं। यकीन जानिए यूपी साहब, जब मैंने ये परसों ये बात मेरी कर्नल रिटायर्ड सईद खालिद वसीम काली साहब से हुई तो उन्होंने अपनी खालिद इजाज मुफ्ती साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपना पुराना वाक़या जब 7 साल के थे और इधर जंग शुरू थी उनका वाक़या आप सुन रहे थे खालिद इजाज मुफ्ती की ज़ुबानी। मैं चाहता हूँ वो पूरा वाक़या सुने। जी खालिद इजाज मुफ्ती साहब। वो इस तरह कि मैं घर में था, वालदा थी, छोटा भाई मेरा 2-3 माह का था। तो इस तरह अक्सर ही होता था शाम को कि लोग इंतजार में होते थे, खबरों का टीवी लगाया हुआ है, रेडियो लगाया हुआ है, टीवी का तो नहीं था, रेडियो लगाया हुआ है। तो उस वक्त ये हुआ कि मेरे वाट्सएप बाहर से आए अंदर, फौरन जो है मुझे छोटा सा बैग था, मुझे पकड़ाया, घर में एक बड़ा डंडा था खुद पकड़ा और मुझे उठा उंगली पकड़े साथ लगा के दौड़ लगा दी। तो अब मैं देख रहा हूँ बाहर, तो बाहर मस्जिद के पास पूरे वाले मस्जिद थी, वहां और लोग भी खड़े हैं और वो सब के सब फसलों में जा रहे हैं। और क्या है कि जी यहाँ छाता बाजार उतरे हुए हैं। जी जी मैं हैरान हूँ यार कि वो वहाँ पे यूपी साहब वहाँ पे क्या कैफियत क्या थी उस वक्त। यानी रात के तकरीबन को 12 बजे का टाइम है और वहाँ पे हम वहाँ पे देख रहे हैं फसलों में, कभी वहां से यूं जाके इधर तो छुपा हुआ, इधर तो नहीं छुपा हुआ। और उस मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ पाकिस्तान कौम की हालत कि एक बाप को अपने 6.25-7 साल के बच्चे की फिक्र नहीं है, वो साथ ले के उसे क्या हुआ है। क्या बात सर, क्या बात। दूसरी बात जो है वो मैंने देखी जो उस वक्त जो अभी तक मेरे जेहन में नक्श है कि जब हम सड़कों पर जाया करते थे मेन पे या दूसरी सड़कों पे, यकीन जानिए कोई गधा गाड़ी गुजर रही है, कोई बैल गाड़ी गुजर रही है, कोई रेड़ा गुजर रहा है, तो उस पे लोग बैठे हुए हैं और वो सामान जो है जा रहे हैं जी, हम बॉर्डर पे जा रहे हैं जी, हम बागे जा रहे हैं जी। तो यकीन जानिए वो लोग जो है वो जो जिसके हाथ में वो दे रहा है। अगर कभी फौजियों का ट्रक वहां से गुजरा है तो लोग जो है वो सिगरेटों की डब्बियां K2 और ये जिस तरह के सिगरेट हुआ करते थे उस जमाने में, वो जनाब, और जो जिसके हाथ में वो बिस्कुट है वो चीज है वो उनके ट्रकों में फेंका ताकि वहां तक पहुंचे। और यकीन जानिए लोग ये बॉर्डर पे जाके ये जो हमारा GT रोड है, बरकी रोड है, हंडियाला रोड है, यहाँ पे लोग खुद पैदल और ये साइकिलों पे जाके रेड़ों पे जाके सामान दे के आते रहे मेरी फौज को। ऐसा जज्बा किसी और कौम में कहाँ है? बेशक। खालिद इजाज साहब, मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपकी तवज्जो लेना चाहूँगा कि बचपन में हमने देखा स्कूलों में जो सारा रज़ाकार की तरबियत बहुत ज़रूरी हुआ करती थी। मतलब क्लास 5 से स्टार्ट करते थे और वो रज़ाकार बाकायदा जो सा ना वो जंगों में किया, सैलाब जल्ज़ले जब आते थे तब वो जो सा ना वो फ़ौज के शाना बिछाना काम करते थे, अद्वियात की सप्लाई करनी, नर्सिंग का शुबा था। तो क्या मतलब वो सिस्टम तो बिल्कुल मौजूदा दौर में आकर ख़त्म होकर रह गया, यही वजह है कि जिस समय पे ऐसी। लेकिन मैं आपको याद करता हूँ एक अजीब, आपने मुझे एक और आप मुझे ले गए जंग तौर पे 1971 की जब हुई तो मुझे उस जंग के बाद लाहौर का जो बाग जना है उसमें जो फातमा बाग है वहाँ पे एक फंक्शन हुआ और गुलाम मुस्तफा खर साहब ने मुझे लाहौर के सबसे कम उम्र रज़ाकार होने का अवार्ड दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैं ये तक उस वक्त क्या था कि हम रात को जागते थे और मैं वर्दी पहनी हुई है और वहाँ पे गली शॉप में उस वक्त थोड़ी सी बादशाह में इंग्लैंड गए थे, वहाँ शिफ्ट हुआ थे। तो अजीब एक वो भी मंजर था कि जनाब वहाँ पे वो अलग बात है कि वहाँ पे क्या उसका रिजल्ट निकला क्या निकला, लेकिन जब आपने रज़ाकार की बात की है ना अब सर वो नहीं है। जी हाँ, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्कूलों में फ़ौजी तरबियत लाजमी होनी चाहिए ताकि खुदा ना खासा जब इस किस्म के हालात हों तो वो रज़ाकार जो सा ना वो फ्रंट लाइन पे जो सा जाके काम कर सके। अच्छा वहाँ पे रात को
वहाँ पे सड़कों पे, और मुझे एक वाकया बिल्कुल नहीं भूलता कि वहाँ पे वो जब सायरन बजता था तो हुक्म ये था कि ट्रैफिक सारी रुक जाए। तो वहाँ पे मुझे याद है कि मैं गली शो चौक में खड़ा है कि जो रेड़ा है उसको मैं रोका हूँ कि यार रुक जाओ, इधर आके रुक जाओ, तो और दूसरा टांगा जो है मेरे पास से गुजरा, और यकीन जानिए सिर्फ जो है वो मेरा 2 या 3 इंच का फर्क रहा होगा कि उन दोनों को मैं बीच में आने से बच गया। तो लेकिन एक जज्बा अच्छा खालिद जा साहब, अब वो जब हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमारी तो पैदाइशी जब नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने वो तारीख पढ़ी है ना, और लाइव सिंगिंग, लाइव अदा का गुलकारों को इकट्ठा किया गया, लाइव गीत गाए गए, और जो आज तक रूह के तारों को छेड़ते थे। क्या कमाल वो होगा खालिद साहब, उसको क्या लाइव शायरी होगी, वो लिखने वाले भी कमाल थे, गाने वाले भी कमाल थे। उसी तरह, और आपको शायद ये वाकया याद हो कि ना हो कि जब ये नूर जहां साहबा ने ये वाला मेरे वतन के हसीने नौजवानों, तो उन्होंने जब ये तराना गाया था तो पहले उन्होंने रेडियो लाहौर पे, वहाँ पे ज़ाहिर है पीटी से फोन मोबाइल तो वो नहीं करते थे, तो वहाँ उन्होंने फोन किया, तो वो फोन जो सुनने वालों ने काट दिया कि पता नहीं, उन्होंने कहा मैं नूर जहां बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ उसने फोन रख दिया, काट दिया उसने फोन। उन्होंने दोबारा किया, तीसरी दफा फिर जब किया तो मुझे ये वाकया जो है ये हावद भाषण के बाद से ने बताया था कि फिर वो खुद जो है उन्हें किसी ने कहा कि आप खुद जाए, वो खुद जो है वो रेडियो लाहौर यहाँ पे एम्प्रेस रोड पे आई, और फिर उन्होंने जब देखा तो सारे हैरान रह गए, और फिर वो उन्होंने वहां भी गाया और जाके बॉर्डर पे भी ये नगमा गाया कि मेरे वतन के सजीदे जवानों। सही बात। आप तो बहुत चीजें जो है सर आप वो पिछले सफात जो वो उलट रहे हैं, और क्या क्या वाकयात जो 6 सितंबर के हवाले से, इस यौम दिफा के हवाले से। लेकिन एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना आपकी मिसाल से एक पहलू और मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूंगा। जी। वो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमें कुछ हमारी जो है ना चीजें तारीख थी, उनको भी कुछ थोड़ा सा अभी अपना अयूबी साहब ये बता रहे थे कि ये जब 6 सितंबर को सुबह 3:35 पर ये जब उन्होंने हमला किया, तो ये उस वक्त सिर्फ एकदम हमला नहीं हुआ था, उससे पहले अप्रैल में भी आपको याद होगा कि अप्रैल 1965 में रन कश्मीर जो है वहाँ पे मगरब पाकिस्तान में ये जंग हुई थी। उसके बाद ये मतलब ये भी चक्कर चला 58 में भी हुआ, और फिर ये जब अप्रैल में जो है वो आपको याद होगा कि अप्रैल में पहले हम जो थे हमने भी उसमें जब इन्होंने रनकच का हुआ था वाकया, और उसके बाद सिंध पे हमने हमला किया। अगस्त में जो है फिर ऑपरेशन गिब्राल्टर के जरिए हम भारत के मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए थे, ये अगस्त की बात है। जी। और उसमें हमारी कोशिश ये थी कि हम जो भारतीय फौज वहाँ पे काबिज है मकबूजा कश्मीर में, हम उन मुकामी लोगों के जरिए से उनको आज़ादी दिलवाएं, लेकिन वो बावजूद कुछ ना हो सका। तो उसके बाद फिर हमने 1 सितंबर को छम सेक्टर में भारतीय फौज पर हमला किया था, और हम मुसलसल फतह कर रहे थे, तो उन्होंने फिर कहा कि ये तो मुसलसल फतह करते जा रहे हैं। फिर 6 सितंबर को उन्होंने सुबह लाहौर, सियालकोट और सिंध में इस तरह हमला किया। प्रोग्राम तो उनका जिम खाने में वो चाय पिएंगे, बातें बताने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं, उनका तो ये ख्वाब था, उन्हें अपने आला क़यादत को बताया था जिम खाने में सुबह की चाय पिएंगे जाके। हाँ, और शायद आप पे ये इल्म में हो, अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जो है वो अल्लाह ताला फरमाए, वो 27 सितंबर को पिछले उनका इंतकाल हुआ है। जयाउद्दीन साहब वो सैयद अहमद खान अथॉरिटी हैं, और तहकीक बहुत की उन्होंने। मुझे याद है कहीं ना कहीं अखबार को हमारे घर में पढ़ा होगा कि उन्होंने मुझे दिखाया था कि जो इंडिया का वो अखबार था, और उसमें 2 जर्नैल जो थे उनकी फोटो लगी हुई थी, और लिखा नीचे कैप्शन ये हुआ था कि वो जिम खाना क्लब में बैठे चाय पी रहे हैं। हालांकि वो यहाँ से पिया पिछले आगे आ नहीं सके थे। जी ऐसे ही है। अच्छा खालिद साहब, क्योंकि आखिर में क्या पैगाम आज का 6 सितंबर के हवाले से, आज जब वो जो बातें याद करते हैं, हम भी सुनते हैं, जब हम तो नहीं थे, लेकिन अब जब हमने तारीखें पढ़ी, आज प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पर बड़ी दिली खुशी महसूस हो रही है, अपनी फ़ौज पे बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो आज जो नौजवान नस्ल है वो इतना तारीख भूलती जा रही है, लोगों भूलते जा रहे हैं, नौजवानों को चीज़ों का पता होना चाहिए हमारे मुल्क में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। असल में इसमें मैं आपसे छोटी सी बात ये करूंगा कि इसमें भी कसूर हमारा है। जी नई नस्ल के बच्चों को कसूर नहीं है। जब से ये हालांकि मोबाइल आया, ये इंटरनेट आया, हम इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी नई नस्ल को ये नहीं बता रहे, हमने उनके मोबाइल पकड़ा दिए उनके हाथों में, और अल्लाह फैसला। और यकीन जानिए कि अगर हम
अपने सिलेबस में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटियों में। अब देखिए ना, आपको 6 सितंबर को छुट्टी हुआ करती थी और पूरे पाकिस्तान में जितने भी हॉल हुआ करते थे, तमाम हॉल भरे हुआ करते थे, वहाँ पे यौम फंक्शन होते थे, कोई शक नहीं इसमें। खत्म हो गया। सेमिनार होते थे, अखबार जो सा ना स्पेशल एडिशन छाया करते थे। एडिशन तो आज छपते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं, आप कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये मैं पैगाम ये देना चाहूंगा अपने जो महकमा तालीम के जो है, चाहे वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो पंजाब का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, खैबर पख्तूनख्वा का, सबका, कि खुदा के वास्ते अपने तालीमी निसाब जो है उनमें इन मज़ामीन को और ज़्यादा शामिल कीजिए और इस जो नई नस्ल है उनके जो जज्बात हैं उनमें सही मानों में जो है उनको बताएं कि उनकी तारीख क्या है, उनके बड़ों ने किस तरीके से, किस तरह उन्होंने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को यहाँ बनाया था और फिर इसका दिफा उन्होंने कैसे किया और अब तक कैसे करते आ रहे हैं। और पाक फौज को सलाम है हमारी को कि जो पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत कर रही है और उस अवाम में अब वो वही बात आपकी कि बच्चों में थोड़ी सी वो कमी आ गई है, मतलब जो पहले फौज को जिस तरीके से इज्जत थी, अब मैं चाहता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के जरिए से यही महकमा तालीम जो है, चाहे वो जिसके भी है, कि खुदा का वास्ता ये करे ताकि पाक फौज का वकार जो है वो असल में सही माना में जो है वो बच्चों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। खालिद एजाज मुफ्ती साहब थे हमारे साथ नाज़रीन लाइन पर मौजूद। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू, उन्होंने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है। अगर नौजवान नस्ल को अपनी उनकी तारीख का पता हो, उनके अपने जो बड़ों की कुर्बानियाँ हैं उनका पता हो, हमारी पाक फ़ौज की जो दिफा के लिए कुर्बानियाँ हैं उनको पता हो, तो ये एक नौजवान नस्ल कौम बन सकती है, इस पाकिस्तान के साथ वो खड़ी हो सकती है। नस्ल जो साहब बहुत बड़ी बात है खालिद एजाज मुफ्ती साहब ने कही है। आप किस तरह देखते हैं सारे तजिए को सर? देखें सर, इस वक्त अगर आप रेटिंग देखें पूरी दुनिया की, जी जितनी अफवाज हैं, तो पाकिस्तान के पास 196 एटम बम इस वक्त पड़े हुए हैं। जी जी, ठीक है। वो एटम बम हमने खिलौनों की तरह सजाए नहीं हुए अलमारियों में कि मतलब वो एक सजावट के तौर पर। और मैं आपको बताऊं कि खुदा ना खास्ता बनाना, वैसे प्रोडिक्शन चल रही है कि मार्च में कोई आलमी जंग छिड़ सकती है, ताइवान चाइना की और अमेरिका वगैरह की, वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी उस लपेट में आएगा क्योंकि जनूबी एशिया उससे हट तो नहीं सकता। लेकिन कभी ऐसा भारत और पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ तो यकीन करें कि अब वो जो जंग है वो रवायती हथियारों की जंग नहीं होगी। अब आपको फ़ज़ा में जो था ना वो हथियारे लड़ते नज़र नहीं आएंगे। अब तो सिर्फ ये है एटॉमिक जंग होगी और हम जो ये अपना इतना मिसाइल प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं, जो अपना एटमी मवाद जो था ना वो ले जाने की सलाहियत रखते हैं, तो ये तो अब वो ना ये 17 दिन की जंग होगी, तो 2 या 3 दिन की जंग होगी। जिसने पहले हमला कर दिया तो वो फना होकर रह जाएगा। तो सब अब तो ये जंग की तुम बात ना ही करें, अब तो मुआशी जंग है। अब तो जो जंगें अब जो है वो तो ज़ाहिर है कि आप भी जारियत और मुआशियत की जंग है, मुआशियत मतलब डेफिनेटली इस वक्त। लेकिन नाज़िर साहब, ये जो अभी पिछले दिनों वाक़या हुआ था जब अभिनंदन को नीचे उतारा गया था, जी। तो उस वाक़े के बाद मेरा ख्याल है इंडिया को ये बात तो समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस नहीं कर सकते वो, और उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। और ये बात वो बड़े अच्छे से समझते हैं, समझते हैं इस बात को वो लोग कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होना बहुत मुश्किल काम है, दुनिया का तबाही है। ये जो अब अपना जिस वक्त पाकिस्तान ने ये 2 हथियारे फेंके थे उस दिन को अब बाकायदा जो सारा वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो PAF का एक फंक्शन था जो लास्ट टाइम हुआ है, तो उसमें मुझे एजाजी मतलब एक मेरी रिपोर्ट को जो सारा मुझे भी उन्होंने बुलाया था। तो जिस वक्त वो शील्ड देने के लिए बुलाया गया था, उन्होंने उस वक्त मैंने ये कहा था कि मुझे जो शील्ड देनी है वो पायलट नुमान खुद अपने हाथ से दें। पायलट हसन भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने उनको ये पूछा, तो मैं कहा सर मेरी जो नाकस राय है, जो इतला है, उसका मुताबिक ये था कि आपकी देन में उस वक्त 4 हथियारे थे, तो फिर आपने 2 ही हथियारे क्यों गिराए, आपने 2 हथियारों को फरार होने का मौका क्यों दिया? तो आप यकीन कीजिएगा कि वो प्रत्येक जज्बात से जो सारा उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहने लगे कि काश मुझे उस वक्त मतलब कंट्रोल रूम से ये इजाज़त दी जाती। और वाकई कहने लगे जिस तरह मैंने 2 हथियारे फेंके थे, वो 2 हथियारे बाकी बच के नहीं जा सकते, बाकी 2 को भी उतार लिया जाए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने रोक दिया कि ऐसा ना हो। बल्कि मेरा ये ख्याल था, वो ये कह रहे थे कि वो ड्रा के जो हेड क्वार्टर तक है, उस वक्त उनको ये इत्तला मिली थी कि भारतीय आर्मी चीफ वहाँ पर थे। तो वो हसन साहब कह रहे थे कि मेरी ये ख्वाहिश थी। नुमान ने भी ये कहा, जो पायलट नुमान जिनको मतलब ये अवार्ड मिला, तो वो कह रहे थे कि हम चाहते थे कि वो 4 के 4 हथियारे हम गिरा दें, लेकिन जो हायर कमांड थी उनका भी फैसला ठीक था
कि इस तरह जंग छिड़ सकती थी पाकिस्तान इंडिया की। लेकिन नासिर साहब मुझे लगता है कि अगर इंडिया दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बहादुर हैं, शेर हैं पाकिस्तान के, वो ये ख्वाहिश अपनी पूरी कर लेंगे। जी डेफिनेटली वो पाक फ़ज़ाइया को तो आप मैंने बताया कि तीसरे नंबर पे दुनिया में है और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को जो सारा मतलब और मैंने इनकी बहुत सारी रिपोर्ट सुनी है, ये बहुत डरते हैं हमारी आर्मी से, इतना डरते हैं, इतना खौफ इन पे तारी हो जाता है। ये तो दुनिया ने माना है, उनको पता है ये मुसलमान हैं और इनका जज्बा है, इनको पता है हम मर भी गए तो हम शहीद हैं, क्योंकि हमारे नौजवान ऐसे हैं कि इनकी हदूद में जाके इनके सर कलम करके उतार के ले आते हैं और इनको पता नहीं चलता। तो ये किस तरह से नहीं डरेंगे पाकिस्तान से? अच्छा, लेकिन अपने अच्छे हथकंडों से ये बात नहीं आती। आप जो हिस्ट्री पढ़ती हैं उसमें पाक फ़ौज के हवाले से भी हमारे जो बड़ों ने कुर्बानियाँ दी मुल्क के लिए वो भी आपने पढ़ी होंगी। इस सारे सिचुएशन को आप किस तरह फिर देखती हैं बेटा? देखिए पाकिस्तान जो से हमें बड़ी मुश्किलों से, बड़ी आज़ादी के बाद हमें ये मिला है और ये सिर्फ पाक फ़ौज का काम नहीं कि वही फ्रंट लाइन पे आके और हमेशा वही, ये हर कौम के बच्चे का काम है कि वो मतलब कि अपनी मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए हमेशा शाना बशाना खड़ा रहे और पाकिस्तान का हर बच्चा जो सा है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो इस वजह से ये सिर्फ पाक फ़ौज का या किसी कोई स्पेसिफिक बंदों का काम नहीं है, ये हम एक मजबूत कौम है और ये हमारा काम बनता है अपनी मुल्क की दिफा के लिए हमेशा शाना बशाना खड़ा रहें। सही। अच्छा नासिर चौधरी साहब, ये 17 दिन तक जंग जारी रही थी, तो 17 दिन, अब तो जंग तो घंटों की गेम में रह गई है, तो 17 दिन तक वो क्या आप किस तरह उसको 17 दिन को देखते हैं? देखें जिस तरह अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे, साइकिल पे वो चीज़ें लेके जा रहा फौज के लिए, यानी वो जज्बा ईमानी जो था ना वो देखने वाला था पूरी कौम का। यानी एक जिस तस्वीर में दाने पुरोए होते हैं उस वक्त पूरी कौम उसी सूरत हाल में थी और वो अपने फौजियों को इस तरह सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब किसी को भी किसी ने कोई कमी नहीं देखी, मतलब देखी बाकी रह गई। और हमने देखा कि मतलब फ़ज़ा में जिस तरह तैयारी उस वक्त लड़ रहे थे और आप यकीन करें कि जिस वक्त 14 दिन अभी जंग को हो गए थे तो भारत का इतना नुकसान हो चुका था कि उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस वक्त जो सा सदर रेगन के पास भागे हुए गए, तो उन्होंने जाके कहा कि खुदा का वास्ता ये जंग बंद करवाएं। तो फिर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने और अमेरिका ने जब उन्हें एक्चुअली उनको पाकिस्तान की सलाहियतों का इल्म ही नहीं था कि पाकिस्तान ना सिर्फ डिफेंस कर रहा है, पाकिस्तान ने जब एग्रेशन शो की और इतना ज़्यादा उनके मतलब टैंक तबाह हो गए, उनके मतलब फौजी इतने मारे गए, तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये अगर जंग थोड़ी सी लंबी हुई तो भारत जो सारा वो जंग हार भी सकता है। आजकल हम फिल्मों में देखते हैं, वो फौजी फिल्मों में देखते हैं आगे टैंकों को आगे लेटते हैं, ये तो फिल्में हैं, वो तो हकीकत में वाकई हमारे ये सारा कंसेप्ट फौजियों ने अपने जंग से आया, बम लगा के टैंकों को आगे लेट गए थे। ये छोटी सी बात नहीं है सर। ये इंसान सोचे, उसको महसूस करे तो सर देखे कहाँ जाती है ये बात। सर जब फौजी या अपना सिविलियन वो ये तहिया कर लेते हैं कि सर पर कफन बांधा होता है और उनकी जो मतलब शहादत की ख्वाहिश जो है, तो फिर वो जब जो देखें अल्टीमेटली बंदा डर खौफ होता है मौत का। जिस वक्त बंदा उसी से वो खुद लेना चाह रहा है, शहादत का रुतबा लेना चाह रहा है, उसे पता है कि मैंने सीधा जन्नत में जाना है, तो वो फिर कहाँ डरेगा? जब जो नहीं डरता वो ज़्यादा मतलब वो मारता है। यही कुछ जो सा ना 65 की जंग में हुआ, जिसको जो सा ना मतलब कभी भी जो सा रहती दुनिया तक भारत फरामोश नहीं करेगा और भारत ने कभी भी गलती की, जैसे इन्होंने पिछले दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान में वो करने के जी कि हम बहुत तबाही फैला के आए हैं, जब उस वक्त उन्होंने नुकसान क्या हुआ था सर? वो सिर्फ 4 कब्जे उस वक्त मारे गए थे उनकी फ़ज़ाइया की बमबारी से और एक दरख्त सिर्फ जला था, तो ये जाके एकदम भाग गए वापस। जिस वक्त पाक फ़ज़ाइया जोश में आई है और उस वक्त जो सारा जो पाकिस्तान की क़यादत थी उन्होंने उस वक्त मशवरा किया और उन्होंने कहा, जो आला सतह की जो मीटिंग थी उसमें ये कहा गया था कि अब अगर 24 घंटे के अंदर, और पूरी दुनिया का ये बावर करवाया गया था कि पाकिस्तान 24 घंटे में जवाब देगा, तो अगले दिन सुबह 11:05 पर जो सारा टीवी स्क्रीनों में चला के भारत के जो सारा भारत और इसराइल के फिर 6 त्यारे जो सारा उन्होंने पाकिस्तानी दूत की खिलाफ वर्जी की है, तो उस वक्त ये है कि उन्होंने उसी वक्त 2 त्यारे गिरा दिए, बाकी त्यारे भाग निकले भैया। इन्होंने मतलब जो पाकिस्तान की हुकूमत थी उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि मतलब वो कोई जंग छिड़ जाए,
تو اس لیے جو انہوں نے ان کو وارننگ دے کے جو ان کو وہاں سے بھگا دیا. اچھا ناصر چو صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں فرحان شہزاد صاحب. آپ سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کے, پاکستان ٹیکس بار کے جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں, لاہور ٹیکس بار کے صدر رہ چکے ہیں, ماہر قانون ہیں, ماہر ٹیکس امور ہیں. فرحان شہزاد صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. سر آج 6 ستمبر ہے, یوم دفاع کا دن ہے جناب, جس کو 6 ستمبر کو بھارت تو کبھی قیامت تک نہیں بھولے گا. لیکن ہم کیا بھول رہے ہیں, ہم کس طرح پیچھے جا رہے ہیں, ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اپنے ملک کو پاک فوج کے حوالے سے اور 6 ستمبر کے حوالے سے؟ سر کیا پیغام ہے؟ جی بہت شکریہ عبدال صاحب. ہم تو اس دن کو اپنی ضرور افواج پاکستان, نیوی, بحریہ, ان تمام کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیں گے. ان کی قربانیاں, ان کے جذبات اور ان کی جو ہم تمام کے لیے کاوشات آج تک رہی ہیں, انہوں نے تو بارڈرز پہ اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ اس کو پورا کیا جا سکے. لیکن بینگ ایز اے نیشن, بینگ ایز اے عوام, کیا ہم نے پاکستان میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا؟ کیا ہر ذمہ داری ہم نے افواج پاکستان پہ ہی ڈال دی ہے؟ صحیح ہے کہ بارڈرز کی بھی ذمہ داری انہوں نے سنبھالنی ہے, سیلاب آئے تو بھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالنی ہے. کل کو اگر ٹرائبل ایریاز میں کوئی ایشو ہے, کوئی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں, تب بھی افواج پاکستان نے آنا ہے. ملک کی سیاسی صورتحال ہو تو بھی افواج پاکستان نے آگے آنا ہے. تو ہم گلہ کیوں کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کا کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے؟ جب سیاستدان عوام مل کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ تمام جو ایفرٹس ہیں وہ مارشل لا کی طرف گئیں. آج تک اگر سیاستدان اور عوام مل کے اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے تو کبھی بھی افواج پاکستان کو بارڈر چھوڑ کے سیاست میں انٹرفیئر نہ کرنا پڑتا, ملک کی بات نہ سنبھالنی پڑتی. ہم بینگ ایز اے نیشن خود کرپٹ ہیں. بینگ ایز اے نیشن ہم ہمیشہ غلط کام کو سپورٹ کرتے ہیں اور غلط کام کے لیے ہم اپنی سفارشات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی بھی کسی انسان یا کسی بھی پاکستانی شہری نے اپنی ذمہ داری کا تعین نہیں کیا. خود کو ہم نے کبھی بھی صاف ستھرے کام کی طرف راغب نہیں کیا, اور گلہ ہم سیاستدانوں سے اور افواج پاکستان سے کرتے ہیں. تو اگر ان 75 سالوں میں عوام نے اور سیاستدانوں نے مل کے اپنی تعلیم, اپنی صحت کے مسائل, اپنی سیکیورٹی کے ایشوز اور اپنے نیشنل اور انٹرنیشنل تعلقات کو, بزنس کو, ایکسپورٹ کو اگر ٹھیک کیا ہوتا تو کبھی بھی یہ ضرورت نہ محسوس ہوتی کہ فوج بارڈر سے نکل کے پارلیمنٹ میں انٹرفیئر کرتی. اس لیے ان تمام لوگوں کو, سیاستدانوں کو, فرحان شہزاد صاحب دیکھیں, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری, کہ آئی ایس پی آر کا جب بھی ٹویٹ آتا ہے یا ان کی طرف سے ہینڈ آؤٹ آتا ہے تو اس میں واضح چیز ایک ہوتی ہے کہ خدارہ پاک فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. تو جی بالکل, میں آپ کی بات سے اس لیے 100% ایگری کرتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کو بار بار یہ بیان دینا پڑتا ہے. مجھے بتائیں, کیا افواج پاکستان ڈے 1 سے پاکستان میں فوجی فرٹیلائزر کا بزنس کر رہے تھے؟ کیا وہ ریئل اسٹیٹ کا کر رہے تھے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوا. انہیں اس چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. لیکن جب آپ زبردستی ان کے گلے میں ایسی چیزیں ڈالیں گے اور آپ اپنے سیاستدان بطور سیاسی ورکر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو ہی ان کو مارشل لا کی صورت میں انٹرفیئر کرنا پڑا. اس کے باوجود وہ مارشل لا چاہے 11 سال رہا یا جتنا بھی عرصہ رہا, انہوں نے سیاستدانوں کو یہ تمام کردار یہ پارلیمنٹ ہینڈ اوور کی اور اس کردار میں وکلا کا بھی ساتھ رہا. اس کے باوجود سیاستدان 3 سال بھی نہیں گزارتے, اپنی ٹرم پوری نہیں کر پاتے, آپس میں لڑائی جھگڑے, ایک دوسرے کے خلاف الزامات, ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے کیسز کی جو روش چل رہی ہے, اس پہ ہم نے 6 سپتمبر 1965 کا دن تو منانے کے طور پہ یاد رکھا. آج ہم سبز جھنڈا لہرائیں گے, ہم پھول چڑھائیں گے شہیدوں کی قبروں پہ, وہاں پہ جا کے سلوٹ کریں گے اور وہاں پہ گارڈ چینج کریں گے. اس کے بعد شام کو ہم پھر ایک محفل میں بیٹھ کے ان تمام قربانیوں کو بھول جائیں گے اور آئندہ کے لیے, صبح کے لیے ہم پھر کسی اور غلط کام کی پلاننگ اچھا فرحان شہزاد صاحب, میں اسی ریلیونٹ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ تھوڑا سا عوام جاننا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ آرمی چیف جو سا وہ چینج ہوتے ہیں اور کسی کی بھی یا ایکسٹینشن ہوتی ہے تب بھی بتایا جاتا ہے. امریکی کانگریس میں بھی مطلب, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر وہ ایک چھوٹی سی خبر 2 لائنوں کی صرف چھپتی ہے جو اخبارات میں کہ اس وقت یہ آرمی چیف چینج ہو گئے, نئے آرمی چیف آ گئے ہیں.
पूरी दुनिया में इस तरह होता है, इवन के भारत में भी इस तरह ही होता है कि वहाँ पर ये इशू नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि हम लोग जो है ना 1 साल हो गया, 1 साल से इस अहम तैनाती के लिए जिसको हमने दानिस्ता सियासतदानों ने मतलब उसको जलसे जुलूसों में डिस्कस करना शुरू कर दिया, और मतलब जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो ये ऐसा मामला क्यों होता है? क्यों मतलब हम लोग जो है ना इसको डिस्प्यूटेड करते जा रहे हैं कि फ़लाँ को होना चाहिए? एक ऐसी हुकूमत जिसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं, तो 6 सितंबर के हवाले से क्या ये एक पैगाम जाना चाहिए कि ये एक अहम तरीन तैनाती है जिस पर जो सारा मतलब सदर का इख्तियार है, वज़ीर आज़म का या अपोजिशन लीडर का है, तो उनको चाहिए कि बजाय इसके कि वो सज़ा याफ्ता मुजरिमों के साथ मिल के या मतलब जिनकी सज़ाएँ हैं उनकी मशावरत से आर्मी चीफ की तैनाती हो, तो ये इसकी मतलब डेफिनेटली इसको इनकरेज करना चाहिए। और जो सीनियरिटी बेसिस पे हैं या जो ज़ाते खुद जो है फौज जो सना जिसको रेफ़र करे कि ये शख्स जो सना ज़्यादा टैलेंटेड है, इसको आगे आके मुल्क की कमान संभालनी चाहिए ताकि ये हमेशा के लिए सिलसिला ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से जो सना वो फौज जब बार बार कहती है हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो आगे उन पर इतनी मुसीबतें हैं, फ्लड है, ज़लज़ले आते हैं और मतलब लोगों को पानी से निकालना है, खुराक पहुँचाना है, तो मतलब कौन सा ऐसा काम है कि मतलब जब वो कहते हैं हमें सियासत में ना घसीटे तो फिर क्यों मतलब मजबूर करते हैं सियासतदान तो उनको इसी तरफ राग़िब किया जाए? आर्मी और आर्मी चीफ ये एक इदारा है, ये एक वाहिद डिसिप्लिन इदारा है पाकिस्तान में, बेशक, जिसमें किसी भी सिफारिश के साथ उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती। एग्जैक्टली। लेकिन इस इदारे को मुसलसल से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जी हाँ। और चंद रोज के पहले जलसा और बयान में भी हमारे एक उस सियासतदान ने जिसको ये नहीं पता होता कि मैंने सुबह क्या बयान किया और शाम को क्या बयान किया, उन्होंने उस इदारे के खिलाफ बयान दे के अपने आप को वो शायद मकबूल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उसी वजह से वो फांसी भी गए हैं। जी, मेरी दानिस्ता राय में, मेरी नाक़िस राय में शायद उन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को ये भी नहीं पता होना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का तरीका क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता क्या है इस मुल्क का, हालांकि वो साबका प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो सिर्फ ये समझते हैं कि शायद हर इदारा मेरा सबॉर्डिनेट है, मेरी उस स्टिक की नोक पे है, मेरी एक जलसे की जुबान पे है, अल्फाज पे है, मैं उसको जैसे मर्जी नेगेटिव डिस्कस करूँ, पॉजिटिव डिस्कस करूँ, सारी आवाम सामने मेरे सामने अगर 25,000 लोग खड़े हैं तो ये 25 करोड़ के मुल्क की तर्जुमानी हो रही है। वो आजकल अपनी इस मकबूलियत में अपने हवास खो बैठे हैं। उन्हें इदारों की सरपरस्ती का, इदारों की बालादस्ती का, इदारों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहा कि अदलिया क्या है, अफवाज पाकिस्तान क्या है। हालांकि इन दोनों पर जो किसी सियासतदान को उंगली उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिन पे ये मुल्क खड़ा है वो अफवाज पाकिस्तान और अदलिया दो बुनियादी स्तूप है। तीसरा पार्लियामेंट है, चौथा ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन उनको आप सरेआम बाजारी लैंग्वेज और देखिए बार बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मज़ीद जजेस हैं या इस्लामाबाद के वो मतलब चीफ जस्टिस हैं, वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो फैसले पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जब वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और अपने मामला आप पार्लियामेंट तक लेके जाएं, मतलब और अदालतों के पास और करने के बड़े काम है, मतलब अदालतों का ये काम तो नहीं रह गया कि रात को 12 बजे खोल के जो उनसे फैसले करवाए जाएँ। तो इसी तरीके से जो पाक फौज की है वो एक सुपीरियर अदारा है और उन्होंने मुल्क की कमान संभाली हुई है, और आज भी पूरी कौम को 23 करोड़ अवाम को ये यकीन है कि उनका मुस्तकबिल और उनका हाल जो है वो मजबूत हाथों में है, महफूज हाथों में है, और इसमें कोई किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर खुदा ना खासा मुल्क पे कोई भी आँच आई तो पाक फौज जो ना किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी, बल्कि दुश्मन को जो ना वो खात्मा करके ही दम लेगी। तो हमें मतलब पूरी कौम को जो ना इस चीज़ पर और ख़ास तौर पर सियासतदानों को मैं ये कहूँगा कि वो कसूरवार है कि अपने जलसों को कामयाब करने के लिए वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, क्योंकि ये सिलसिला मतलब GD रोड से शुरू हुआ था जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ये शुरू किया था, तो उनको भी चाहिए कि वो इस किस्म की कोई बयानबाजी ना करें जिससे जो है इतने बड़े अदारों को जो है मुतज़ादा किया जाए, और इतनी बड़ी शख्सियात को मुतज़ादा करने के बजाय आप अपने मामला पार्लियामेंट के अंदर रह के करें। फरहान साहब इसको हम छोटा कर लेते हैं, आखिर में छोटा सा ये कर लेते हैं, जिस तरह अब 6 सितंबर का जो जंग थी आज तक, जिसको क़यामत तक इंडिया नहीं भूलेगी, और आज भी किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं हो पाकिस्तान को मैली आँख से देख सके, क्योंकि पाक फ़ौज
सबको पता है वो कितनी पावर है उसके पास, यहाँ कोई कबाबी पर नहीं मार सकता। क्या दूसरी तरफ पूरे सियासतदानों को पाकिस्तान को जो मुआशी हालात हैं उसको इतना मजबूत नहीं करना चाहिए? जी, मैं आज 6 सितंबर के हवाले से यही पैगाम देना चाहूँगा पूरी कौम को, जी, पूरे मुल्क के वासियों को और तमाम सियासतदानों को। आज भी जितने भी इख्तलाफात हैं, जितने भी तजाद हैं, जितनी इख्तलाफ राय है, वो सब सियासतदानों को बैठ के पार्लियामेंट में सॉर्ट आउट करनी है। जुडिशरी को एक पेज पे आना है। आर्मी एक पेज पे मजबूत इदारा था, है और रहेगा, जिसकी वजह से कोई दुश्मन आज तक हमारी तरफ पहली आंख से नहीं देख सका। लेकिन अवाम और सियासतदान, ये वो दो इस मुल्क के तबके हैं, सतून हैं, जो कि आज तक किसी एक जगह यकजा नहीं हो सके। 4 सूबों की जंजीर का नारा तो दे दिया गया, लेकिन 4 सूबों की एक जुबान आपको नजर नहीं आएगी, एक इत्तेहाद नजर नहीं आएगा। चारों सूबों के सियासतदान अपने अपने सूबे की बरतरी के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए, बेहतर दिखाने की कोशिशों में, किसी ने भी पाकिस्तान के लिए एफर्ट नहीं की। आज भी मौका है, अगर हमने ये सोशल मीडिया वॉर, बैरूनी कुव्वतों की इन ताकतों को अगर खत्म ना किया, इनको तफरीज ना किया, तो खुदा ना खास्ता ये सारी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में जो कोशिशें करती रही, 1971 में जो उसमें 2 इश्यूज आए, 2 लख्त हुआ पाकिस्तान, तो आज शायद उससे भी बुरे हालात में है। 65 में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद हम इससे ज्यादा मजबूत थे। आज हमारे पास जज्बा नहीं है, आज हमारे पास लालच है, करप्शन है। हमें दोबारा उसी जज्बे की जरूरत है जो 1965 में है। दुनिया आगे जा रही है और हम 1965 का जज्बा दोबारा ढूंढ रहे हैं अपनी कौम में और अपने सियासतदान में। इनको खुदारा एक टेबल पे बिठाए, इन्हें के अपनी जाती अनाज से निकले और मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचें, काम करें और इसकी मजबूती के लिए, दुनिया में इसका नाम पैदा करने के लिए कि अगर पाकिस्तान रहेगा तो इन सारे सियासतदानों की लड़ाइयाँ और इन सारे सियासतदानों के लिए मौके रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कुछ खराबी हुई तो वो सब के लिए उससे भी बदतर होगी। इसलिए सबको अपनी अनाज छोड़ के एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोच। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फरहान शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वाइस चेयरमैन थे पंजाब बार कौंसिल के, पाकिस्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, लॉ टैक्स बार के सदर रह चुके हैं। आज हमें वो 65 वाला जज्बा बेदार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जज्बा होगा जिस वक्त ना पैसा था ना टेक्नोलॉजी थी, बहुत बड़ी बात होगी, और लेकिन जज्बा बहुत बड़ा था। उस जज्बे के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को इसके बारे में पूरी तरह से पता हो, उनको ये पता हो कि पाकिस्तान जो है इसका वजूद सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद से वजूद में नहीं आया था, बल्कि जब ये वजूद में आया था उनकी जद्दोजहद के साथ साथ कितने लोग शहीद हुए थे, कितने लोगों की जानें चली गई थी, कितनी औरतें बेवा हो गई थी, कितने लोगों के घर उजड़ गए थे। और उसके बाद इस मुल्क के दिफा के लिए पाक आर्मी से लेकर आम आदमी तक कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोगों ने इस मुल्क के दिफा के लिए अपने घर उजाड़े हैं, कितने लोगों के, कितनी ख़वातीन के बच्चे ऑफिसर्स जो शहीद हुए हैं और अपना जो है वो अपने सीनों की दीवारें बनाकर उन लोगों ने पाकिस्तान का दिफा किया है। अगर हमारे बच्चे हर चीज़ को जान जाएंगे तो हमारा जज्बा यकीनन 1965 वाला आएगा, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है। और जब हमारे बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखा जाएगा, उनको पता ही नहीं, हमारे निसाब में, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हमारे निसाब में ये हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। कैसे जंग हुई, कैसे इंडिया का ख्वाब जो है उसको चकनाचूर कर दिया गया। रही बात हमारी पाक आर्मी की, तो पाक आर्मी का जज्बा आज भी वैसा ही है जैसा 1965 में था। आपके सामने ही है कि पाकिस्तान के दिफा के अलावा हमारे मुल्क में कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी हो तो पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारे फ़ौजी जवान खड़े होते हैं, हर मुश्किल वक्त में उनकी मदद करने के लिए। आज भी कर रहे हैं, अगर कोई ज़ल्ज़ला आता है तब भी वो कर रहे होते हैं। कोई भी मुश्किल टाइम हो तो हमारे जो फ़ौजी जवान हैं, हमारे जो बहादुर हैं, जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। हमारी न्यू जनरेशन को इसके बारे में जब तक इल्म नहीं होगा, जब न्यू जनरेशन की बात होती है, नौजवान की बात होती है, हमारे साथ हरम फ़ारूक साहब मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बन चुकी हैं।
تو آپ دیکھتے ہیں یار اسکولوں میں کالجوں میں یہ تاریخ پہ کتنا زور دیا جاتا ہے؟ دیکھیں جب تک پچھلی بات کی جائے گزشتہ ٹائم کی، تب تک یہ چیزیں بہت ان تھی اور یہ نصاب وغیرہ میں سب کچھ شامل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے اس چیز کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت غلط حرکت ہے. اور جب تک یہ چیزیں ہمارے بچوں کو، کیونکہ ہمارے بچے پاکستان کا ایک مستقبل ہیں، اور جب تک نیو جنریشن کو یہ چیزیں سکھائی جائیں گی تب تک پاکستان قائم و دائم رہے گا اور کوئی بھی پاکستان کو مٹانے کی کوشش نہیں کر سکے گا. پاکستان اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل پہلے تھوڑا سا تھا اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اگنور کیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی پاکستان کو بری نظر سے دیکھتا بھی ہے تو بلکہ اسے ہی منہ کی کھانی پڑتی ہے. وہ کھائی بھی کئی دفعہ دیکھو ہمارے دشمن، ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہ سب سے بڑا دشمن ہے. اس نے جتنی دفعہ بھی کوشش کی اور ایسا ڈھیٹ ملک ہے کہ بار بار شرمندہ ہوتا ہے، بار بار منہ دکھاتا ہے لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. ناصر چودھری صاحب، کیونکہ آج کا دن بہت اہم ہے 6 ستمبر کے، آپ نے جس طرح بتایا تھا پہلے دوست نے بھی پروگرام میں بات کی تھی، پہلے چھٹی ہوتی تھی، سیمینارز، ورکشاپ، شہداء کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں، اعتماد کیا جاتا تھا جو بچوں کو لے جا کے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا ہمارے نوجوان بچے جو ہیں ساتھ ان کو پتہ چلے 6 ستمبر کی چھٹی ہم کیوں منا رہے ہیں، کس حوالے سے. ٹھیک ہے کہ چھٹی ختم کی گئی، اس کی اہمیت بھی ختم کر کے دی ہے. ورنہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ تمام جو اپنا مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اور این جی اوز، یہ جو ہے نا سارا دن صبح سے لے کے، جیسے وہ توپوں کی سلامی ہوتی ہے اسلام آباد میں اور چاروں صوبائی حکومتوں میں، اس کے بعد نماز فجر کے بعد خصوصی دعائیں ہوتی تھیں مساجد میں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سارا دن ٹی وی پہ جو ہے نا وہ ایک دن سارا دن جو ہے نا اس پہ ترانے مطلب وہ گائے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے، ریڈیو نشر کرتے تھے، ٹی وی پہ چلتے تھے. تو اب تو وہ دور ہی سارا ختم ہو کے رہ گیا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ ٹانگوں پہ بھی جو ہے نا لاؤڈ اسپیکر لگا کے لوگ جو ہے نا وہ بارڈر پہ جاتے تھے 6 ستمبر کو، اور جا کے جو ہے نا وہ پاکستان اور انڈیا کے جو مطلب وہاں پر فلیگ سیریمنی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتے تھے. اور جس وقت پاکستان زندہ باد کے وہاں پر باشکاف جو ہے نا نعروں کی گونج سے تمام زمین عرش تک جو ہے وہ ہل جاتا تھا اس سے. تو وہ پتہ نہیں جذبہ کہاں پر رہ گیا، مطلب کیا ہو گیا قوم کو کہ پوری قوم، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس کی ساری وجہ سوشل میڈیا کی ہے کہ ایک کمرے میں جو گھر کے 6 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، سبھی کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو ان کو کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم آپس میں کوئی معاملہ ڈسکس کریں، ایک دوسرے کی پرابلم کو شیئر کریں. مطلب وہ اچھا ناصر چودھری صاحب، مجھے کرنل افضل ایوب جعفری صاحب جوائن کر چکے ہیں. سر السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. افضل ایوب صاحب، آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں. تو کافی دیر سے ہم ویٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو حضور 6 ستمبر کے حوالے سے جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس کو 6 ستمبر کو بھارت تو قیامت تک نہیں بھولے گا، لیکن آج ہمیں کن چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ سر آپ کو تھوڑا سا پیغام چاہیے. جی 6 ستمبر کے حوالے سے حضور اپنا کوئی پیغام ہمارے قوم کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، 6 ستمبر کا جو دن ہے ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ ایک ایسے دشمن اور مکار نے ہم کو للکارا کہ جس کے لیے ہم لوگوں نے، ہماری فوج نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر کے اس ملک کو بچایا. رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کی ہمت سے ہمیں اس میں اپنے امان میں رکھا اور ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. تو یہ ایک ہمیں پیغام یہ ملتا ہے، یہ جو قوم جو ہے نا بڑی بہادر اور دلیر قوم ہے، اور یہ کسی سے ہی سوائے اللہ کی ذات کی ہے، اور دشمن کے مقابلے میں ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے. اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت دی ہے اسلام کی، اس میں یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن ہے. اور یہ قوم جب وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں ہر موقع پر قوم جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے اور دشمن کا مقابلہ کرتی ہے. بلکہ یہی جذبہ ہے تمام مسلمانوں کا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم نے ایک ایسے دشمن سے اپنے ملک کو بچایا کہ جس کی نظر بد نے ہمارے لیے بہت مصیبتیں کھڑی کرنے کی نیت سے آ رہا تھا. تو پھر میں کہوں گا یہ قوم، یہ فوج، یہ عوام، یہ اچھا جعفری صاحب میں چھوٹا سا پیغام، ابھی پہلے ایک دوست کا فون آیا تھا جو بتا رہے تھے ہمیں
वो 7 साल के थे, उनके वालिद ने उनको कहा बल्ला पकड़े और चले जंग के लिए। तो हम बिस्कुट भी पहुंचा के आए, अपने फौजियों को पानी भी पहुंचा के आए। सर वो देखें ना कितना प्यारा जज्बा था कौम का। आज हम कहाँ घिर चुके। आप पहले जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अब बहुत सी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, लेकिन आज हमारा वो जज्बा नहीं है। हम वो पता नहीं हमारे वो करप्शन ने या वो हमारी खुराक ने ख़त्म कर दी है। देखिए हमारे के अंदर जज्बा तो अभी भी बहुत है। कौम के अंदर सिर्फ एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है, जी जी, कायद-ए-आज़म जैसा लीडर हो जो कि कौम को बताए कि असल ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर आप इसको कायदे के मकसद पे अमल करें और आप जिंदा कौम बन सकते हैं और आप बहादुर कौम बन सकते हैं। हमारे कश्मीरी भाई आप देखें उस पर कितना जुल्म हो रहा है, जी जी, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से बैठ के, मगर हमारे अंदर वो जज्बा ही मौजूद नहीं लगता मुझे इस वक्त कि जो हमें इस बात की हमें तलकीन करे कि हम जाएं और मुसलमानों की हिमायत करें। पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई, पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया मुसलमानों की कौम खामोश बैठी हुई। हम आज के दिन के मौके से ये पैगाम देना चाहते हैं जी जी, कि कौम जिंदा है और पाइंदा है और हर वक्त के लिए मुश्किल के जब कौम पर वक्त आएगा तो तमाम इख्तलाफात को भूल जाएंगे और हम डट के दुश्मन का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये कर्नल रिटायर्ड अफजल अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे आज हमें जज्बे की ज़रूरत है। जज्बा आज भी मौजूद है वो, लेकिन कायद आज़म वाला जैसा हमारे लीडर, हमें लीडर की ज़रूरत है। जो लीडर ऐसा हो जिसने जो खूनों को, नौजवानों खूनों को गरमा दे, और ऐसा फ़िलासफ़र हो जिसके शेर पढ़ते ही नौजवान शहीन की परवाज़ को पकड़ सकें। ऐसा गुलूकारा जो फ़ौजियों के खून को गरमा के रख दे। नासिर चौधरी साहब, बहुत बड़ी बातें हैं। जब इस पर हम गुफ्तगू करते हैं तो वो हमें तो बहुत खुशी होती है और फ़ख्र भी होता है, हम उस पाकिस्तान के पासी हैं। लेकिन हमारे मुल्क के साथ मुआशी तौर पे बहुत आज तक खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हमारे जो सियासतदान है उससे आज तक सबक शायद नहीं सीख सके। देखो, एक आदमी ने अपना 75 साल में एक इमेज बनाया है और आज तक दुश्मन भी 100 दफ़ा सोचता है इस तरफ देखने के लिए, लेकिन मुआशी तौर पे हम बहुत कमज़ोर होते गए। वो गरीब से गरीब तक और अमीर से अमीर तक वाला फ़लसफ़ा चलता रहा। इस तरफ अगर तवज्जो दी जाती, हमारे सियासतदान तवज्जो देते, तो आज हम कहाँ खड़े होते। देखिए सर, बात ये है जब गुर्बत होगी, गरीब होगा, खाने के लिए पानी नहीं होगा, उस फिर क्या अखलाकियात होंगी, वो क्या वो सीखेगा। जिसको तालीम ही नहीं मिलनी, उसने क्या आगे जाना है जो साहब, उसका क्या जज्बा बेचारे का होना है। सर देखें, इसके लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम अदारा है, अपनी अपनी जगह पर अदलिया भी है, पाक फौज भी है, हर कोई अपना अपना किरदार अदा करे और पार्लियामेंट को फैसले जो है वो मिल बैठ के करने चाहिए। फौरी तौर पर मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि वज़ीर आज़म साहब से कि वो इस वक्त जो पाकिस्तान क्राइसिस में है अपने तमाम इख्तलाफात छोड़ें। अभी ये जो ज़मीनी इलेक्शन 25 सितंबर को आ रहा है, आप इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि इसको पोस्टपोन करें। अभी आप 6 माह तक जो सा वो इलेक्शन का नाम भी ना लें, सिर्फ और सिर्फ जो सा वो पाकिस्तान को इस वक्त जो जिस आफत का सामना है उसके लिए एक होके ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाए। आर्मी चीफ भी हों, DGIA से भी हों और उसमें तमाम मुसल्लह अफराद के सरबराह। अच्छा नासिर चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा आपसे बाद में बात करता हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मेजर रिटायर्ड हबीब मेव खान साहब, आपका ताल्लुक कसूर से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। पहले तो क्योंकि कसूर से ताल्लुक़ है, 65 की जंग का जो है कसूर से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है। सर उस पर थोड़ी सी रोशनी हम डालिएगा। हमारे नौजवान नस्ल है, जो हमारी कौम है, ये जान तो सकें वो क्या जज्बा था और हमारी पाक फ़ौज का, और किस तरह वो टैंकों को तबाह किया गया और कसूर के रास्ते पे किस तरह इनको मुँह की खानी पड़ी, जो जिम खाना में चाय पीना चाहते थे आके सुबह। बहुत नवाजिश, आपने एक नहायत अहम कौमी मौजू पे बात की है। इस वक्त ये करंट सब्जेक्ट बनता है इस लिहाज से कि हमारे बहुत सारे सियासतदानों ने अपनी सियासत समझाने के लिए फौज के खिलाफ बातें की हैं। जी जी। और आम आदमी को अंदरूनी बातों का नहीं पता कि फौज किन हालात में काम कर रही है। सही कह रहे हैं। दुनिया में असूल है कि मुकाबला बराबर का होना चाहिए, बॉक्सिंग में हो, पहलवानी में हो या किसी में हो। हमारे यहाँ ये कि हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ
बरसरे पैकार हैं और जिसकी पुष्ट अमेरिका भी है, रशिया भी था, इसराइल तो रेगुलर है पाकिस्तान की दुश्मनी में उनके साथ। और फिर हमारे अफगानिस्तान से भी ठंडी हवा नहीं आती रही हमें, और ईरान से भी कभी कभार ऐसा सिलसिला होता है कि मजहबी बुनियादों पर वो भी हमसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हम सऊदी अरब के साथ ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। तो अब ये जो 64 की जंग है, हम बाकायदा होश में थे, हमने पूरी जंग देखी है, जहाजों की लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत जज्बा था। कौम उस वक्त जिस जज्बे की मालिक थी, आज उसका 10% भी नहीं है। हमने पूरी कौम को भंगड़ खाने पे लगा दिया है, टिकटॉक पे लगा दिया है, सोशल मीडिया पे जो वाहियात चीजें आ रही हैं। हम ये परेशान होते हैं कि पढ़ी लिखी कौम को हमने नौजवानों को किस तरीके से उनका माइंड सेट खराब कर रहे हैं। मजहब से दूरी है, हल्ला गुल्ला ज्यादा है, काम की बातें नहीं हो रही। हमारी स्पोर्ट्स में भी हम नीचे चले गए। जंग अब ऐसा लगता है सिर्फ फौज नहीं लड़नी है, कौम को नहीं लड़ानी है। नहीं, कौम जब तैयार होगी तो ये आपकी फौज निहत्ती होगी भी लड़ जाएगी, लेकिन अगर पीछे से गालियां खा के जाएगी आगे तो डिमोरलाइज खिलाड़ियों को नहीं किया जाता, अपने जंगजुओं को नहीं किया जाता। मुसलमानों की हिस्ट्री जो है वो मिलिट्री हिस्ट्री है, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री नहीं है। आपने 1000 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की, वो आपने जोर के साथ की, बजोर बाजू की, बजोर ताकत की, बजोर तलवार की। अब ये सूरत हाल जो बन रही है, आपने इस मौजू पे मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को हमें तैयार करना है नेशनलिज्म के साथ, कौम परस्ती, इस्लाम परस्ती और इंसानियत की तैयार। फिरकावारियत खत्म होनी चाहिए, लिसानियत खत्म होनी चाहिए, इलाकायत खत्म होनी चाहिए। अब आप देखें कि लोग जो रिश्वत लेता है वो हर साल हज पे जाता है या उम्रे पे जाता है और बताता है मुझे बुलावा आ गया। अब हमने नेक लोगों को प्रमोट करना है, दलेर लोगों को प्रमोट करना है, हुब्बुल वतनी रखने वाले गैरतमंद लोगों को प्रमोट करना है। कौम में जज्बा है, लेकिन जो रियासत के लोग हैं, सिविल इदारे हैं, वो मुताबिक हो, हमारा मीडिया मुताबिक हो और हमारा सियासतदान सोचे और हमारे उलमाए कराम की 90% जो तादाद है वो जिन कामों में लग गई है, कौम का मिजाज बिगड़ रहा है, वो फिरकावारी की तरफ ले गए या उर्स हो रहे हैं, इख्तलाफी बातें हो रही हैं। इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, भाईचारे की, रवादारी की, इंसानियत की, कानून की, अलम बरदारी की बात ना होने के बराबर हो गई। जो बात करता भी है वो दिखावे के लिए करता है। अमलन खुद हमारे सियासी शराफिया उन्नों की सरपरस्त बन गई, हमारी सियासी शराफिया खुद गर्द होगी। सियासतदान कौम का बाप होता है और उलमा जो है वो अंबिया की विरासत के अमीन है। फौजी तो आर्डर का पाबंद है। अगर आपकी हुकूमत तगड़ी है, काबिल लोगों की है, दुरुस्त फैसले करेगी तो फौज भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट देगी। अच्छा, अभी वक्त है। हबीब साहब, जिस तरह आपने अभी बहुत अच्छी बात की, उलमा किनकी तर्जमानी करते हैं और जो हुकूमत है वो किस तरह किसकी हुक्मरानी किसी की तर्जमानी करते हैं। फ़ौज ने तो अपना किरदार निभाया। आज किसी मुल्क की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से भी देखे, लेकिन ये सियासतदानों का काम था जो आज नौजवान टिकटॉकर पे या सोशल मीडिया पे दूसरे देख रहे हैं। हमारा लिटरेसी रेट नहीं है, लोगों को तालीम नहीं दी गई और जो गरीब से वो गरीब तर होता गया। और आज भी हालत ये है, दो वक्त की रोटी पूरी करने के लिए पूरा ख़ानदान सड़कों पे होता है। जब ऐसे हालात होंगे तो फिर वो किस तरह मुहब्बे वतन बनेगा, किस तरह उसका वो जज्बा होगा 65 वाला, वो किस तरह अपनी रियासत के साथ खड़ा होगा जब रियासत ने उसके साथ सतोली माओ जैसा सलूक किया। हमने हुब्बुल वतनी को मजाक बना दिया है, जी जी, इस्लाम पर अमल दरामद को मजाक बना दिया है, हमने मेले ठेलों को इस्लाम बना दिया है, हमने मौसीकी की महफिलों को रिवाज दे दिया है। टिकटॉक में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम बच्चों को हम ज़हन साजी नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारी कौम क्या थी, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा माजी क्या है, सही है, किन वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया था। क्या ये वही पाकिस्तान है जो कायदे आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने इंतखाब किया और मेहनत की? नहीं, हम आपस में बरादरीज़म को फरोग दिया, हमने सियासी जमातों को मजहब बना दिया, मारूसी सियासत को फरोग दिया। हाँ, मारूसी सियासत को। एक आदमी 25 साल की उम्र में एमएनए बन जाता है, वो लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होता है, 22 में ग्रेड के अफसर के बराबर होता है, बल्कि प्रोटोकॉल में उससे ज्यादा होता है। और वो फिर उसको जब तजर्बा ना हो, काबिलियत ना हो, उसकी सोच ना हो, उसकी तालीम ना हो, उसकी कुर्बानी और कारकर्दगी ना हो, तो फिर वो बच्चा गलतियां करेगा जो समझ में जाएगा।
صحیح کہہ رہے ہیں. اگر سیاستدان اپنی روش کو بدل لیتے نا, وہ یہ پاکستان کی سمت معاشی کو سمت کو درست کر لیتے تو آج ہم اس طرح کمزور نہ ہوتے. آج جو ہمارے بچے ہیں وہ غلط ان کی کردار سازی ہو رہی ہوتی. بہت شکریہ حبیب صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی میو خان صاحب میجر ریٹائر تھے, ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے قصور سے. بہت شکریہ سر. چودھری صاحب بات تو بالکل صحیح ہے. ہم نے دیا کیا ہے اس کو, جن کا کردار تھا سیاستدانوں کا, اس کو کردار سازی کا قوم کا کرنے کا, وہ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں پا رہی حکومت. سر خالی حکومت ہی نہیں, آپ علماء کو دیکھیں کہ جو مطلب جن کا کام تھا کہ مطلب وہ قوم کو صراط مستقیم پر لے کے چلتے ہیں, جی جی, لیکن اس وقت ان کا بھی جو ہے وہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, وہ صرف اسلام آباد سے تعلق ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بھی ہر کوئی جو نا وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہے, اور ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بنائے اور وہاں سے پیسہ اکٹھا کیا جائے, ووٹ بینک بنایا جائے, اور ان کے بعد بارگیننگ کر کے جو نا سیٹیں لی جائیں, اور جو ہے وہ الائنس بنائے جائیں بڑی جماعتوں کے ساتھ. تو ہر کوئی یہ کر رہا ہے. آپ کسی بھی عالم دین کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کوئی ملک کا سفیر بن کے بیٹھا ہے, بجائے مسلمان بنانے کی بجائے کسی کو وہابی بنا دیا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اتنے فرقے ہیں اس کی وجہ سے تو ہمارا جو ہے ہمارے بچوں میں یہ مسئلے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہر کوئی اپنی بات بتا رہا ہے. میڈم شہید افریق صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, فاروق حرم فاروق کا بہت شکریہ, ناصر چودھری صاحب کو بہت شکریہ. آج جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیشن کی, پروگرام میں شامل ہوئے اور بہت ہی اچھی گفتگو کی 6 ستمبر کے حوالے سے. آج جو 6 ستمبر والا جذبہ ہے وہ آج بھی ہو تو اس قوم میں کوئی کمی نہیں ہے, اس ملک میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, صرف وہ جذبے کی ضرورت ہے. وہ جذبہ لانے کے لیے, قوم بنانے کے لیے لیڈر کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. جس طرح آج ہمارا پاکستان دفاعی طور پہ بھی ہر طرح سے پاک فوج کی وجہ سے محفوظ ہے. آج ہم سکون سے رات کو سوتے ہیں صرف اپنی پاک فوج کی وجہ سے. اور جو شہید ہمارے 6 ستمبر کو جو شہید ہوئے ان کی عظمت کو سلام, ان کی بہت عظمت کو سلام. ہم جتنا بھی سلام پیش کر سکتے ہیں وہ کم ہے, کیونکہ یہ شہداء نے ہمیں آج اس مقام پر پہنچایا. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. افضل ایوبی اور DMH نیوز کی پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.